एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज का हमारा लेक्चर होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर। अभी रिसेंटली हमारे नए सीजेआई बने हैं जस्टिस संजीव खन्ना, और जस्टिस संजीव खन्ना के सीजेआई बनते ही कई सारे कॉलेजियम पे सवाल उठे, और क्या थे वो सवाल और क्या प्रॉब्लम है हमारे कॉलेजियन सिस्टम में। ओवरऑल जो सीजेआई का ऑफिस है वो क्या है, चीफ जस्टिस के क्या काम होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के क्या काम होते हैं, और जुडिशरी की आखिर ड्यूटीज क्या होती है, और साथ ही साथ जस्टिस संजीव खन्ना जो कि हमारे नए सीजेआई हैं, इनके ऊपर क्या क्या चैलेंजेस है रिफॉर्म करने के, उन सारी चीजों के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो लेक्चर शुरू करते हैं, और हमारा टॉपिक क्या है, इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑफिस ऑफ सीजेआई। सीजेआई के ऑफिस के बारे में बेसिकली हमें बात करनी है। सीजेआई के ऑफिस में बात करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारी जुडिशरी है आखिर उसकी ड्यूटीज क्या होती है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जुडिशरी की ड्यूटीज क्या है, क्या काम है जुडिशरी का हमारे भारत में, हमारी कंट्री में, राइट। तो देखो, सबसे पहली चीज तो हम सबको ये बात मालूम है कि जो जुडिशरी है वो क्या करती है, मेंटेन करती है और सेफ गार्ड करती है किसको, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है जुडिशरी का, मेंटेन एंड सेफ गार्ड। किसको मेंटेन और किसको सेफ गार्ड कर रही है, तो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को, राइट। यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को मेंटेन करके रखना, उसकी सुप्रीमेसी को मेंटेन करके रखना, और साथ ही साथ सेफ गार्ड करना, ये पहला और इम्पोर्टेंट काम हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी जुडिशरी करती है, ये तो हम सबको मालूम था ये वाला। बाकी की चीजें देखते हैं। अच्छा, दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो ड्यूटीज का, वो ये है कि जुडिशरी जो है वो इन्फोर्स करती है किसको, फंडामेंटल राइट्स को। अब फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं हमें ये जानना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिए यानी सिटीजन्स के लिए कुछ राइट्स दिए गए हैं, उन राइट्स को क्या कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए हैं, तो ये फंडामेंटल राइट्स आपके यूएस बिल ऑफ राइट्स से डिराइव किए गए हैं। यूएस बिल ऑफ राइट्स में से डिराइव किए गए हैं हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट मेंशन है वो सारे, राइट। तो ये फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने का क्या मतलब है, यानी हमें जो भी राइट्स मिले हैं, अगर हमारे राइट्स फुलफिल नहीं हो रहे हैं या वायलेशन हो रहा है राइट्स का, तो आप किसके पास जा सकते हैं, जुडिशरी के पास जा सकते हैं, और जुडिशरी आपकी पूरी मदद करेगी अपने राइट्स को वापस पाने में, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक ड्यूटी है जुडिशरी की। अगला क्या है कि जो हमारा फेडरल स्टेट है इंडिया, हमें पता है कि इंडिया क्या है, एक फेडरल स्टेट है। तो जो फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स है ना, उसको बना के रखना, उसको मेंटेन करके रखना, ये भी किसका काम है, जुडिशरी का काम है। तो जुडिशरी का एक काम तो हो गया टू मेंटेन एंड सेफगार्ड द सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड इज टू इन्फोर्स द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। और थर्ड काम क्या है जुडिशरी का, तो थर्ड काम है टू लिव अप टू फेडरलिज्म प्रिंसिपल्स। और जो हमारा इंडिया फेडरल स्टेट है, ये आपको कौन से आर्टिकल में मिलेगा फेडरलिज्म के बारे में, आपको आर्टिकल 246 टू 293 अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको फेडरलिज्म के बारे में काफी सारी चीजें पता चल जाएंगी। देखो, अभी मैं एक एक टर्म बहुत इलेबोरेट नहीं कर सकती, अदरवाइज वीडियो हमारी बहुत लंबी हो जाएगी। तो कभी हम हर एक इम्पोर्टेंट टर्म के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, ठीक है। चलिए, और क्या करती है जुडिशरी, तो जुडिशरी स्क्रूटनाइज करती है वेरियस लॉज। देखो, लॉ मेकिंग कौन है, लॉ मेकिंग हमारा पार्लियामेंट है यानी लेजिस्लेटिव। आपको पता है 3 बॉडीज हैं, कौन कौन सी, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेटिव। ये तीनों सेपरेटेड है, इन तीनों के अपने अपने कुछ कुछ
पावर्स है, एग्जीक्यूटिव के कुछ पावर्स हैं, लेजिस्लेटिव के कुछ पावर है, या मैंने लेजिस्लेटिव लिख दिया, और जुडिशरी के भी कुछ अपने पावर्स हैं, ठीक है। तो जो लॉ बनाने का काम है, लॉ बनाना यानी कोई भी कानून को बनाना जिसपे हमारा भारत चलता है, या कोई भी जो नया कानून बन के आता है हमारे लिए, वो आखिर कौन बनाता है? तो वो हमारी लेजिस्लेटिव बनाती है। और लेजिस्लेटिव क्या है? हमारी पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का काम क्या होता है? लॉ बनाना, ठीक है। अब पार्लियामेंट का काम खत्म हो जाता है लॉ बनाने के बाद। अब इस लॉ को इन्फोर्स कौन करेगा? तो इस लॉ को इन्फोर्स करती है हमारी एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है? जो भी हमारे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, या आपके जिले के डीएम, सीएम, ये सब के सब किसके अंदर आते हैं? एग्जीक्यूटिव के अंदर, क्योंकि ये लॉ को इन्फोर्स करते हैं, लागू करते हैं लॉ को। तो ये काम होता है एग्जीक्यूटिव का, लॉ को इन्फोर्स करने का काम एग्जीक्यूटिव का हो गया, ठीक है। अब जुडिशरी क्या करती है? जुडिशरी देखती है कि ये लॉ कहीं हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट तो नहीं कर रहा है। अगर वायलेट कर रहा है तो जुडिशरी पार्लियामेंट को बोलेगी कि यहाँ पे ये वायलेशन हो रहा है, या तो आप लॉ को चेंज करिए या फिर इसको हटाइए। तो ये काम किसका है? जुडिशरी का। तो जुडिशरी क्या करती है? स्क्रूटिनाइज करती है वेरियस लॉज और देखती है कि कहीं वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट तो नहीं कर रहे। तो ये काम क्या हो गया? जुडिशरी का हो गया। एक और इम्पोर्टेंट काम है जुडिशरी का कि रूल ऑफ लॉ, हमारी कंट्री में रूल ऑफ लॉ रहे, इस चीज को मेंटेन करके रखती है जुडिशरी। तो ये कुछ अभी चीजें हमने देखी जुडिशरी की ड्यूटीज के बारे में, कि जुडिशरी आखिर है क्यों हमारे इंडिया में, क्यों जुडिशरी बनाई गई और जुडिशरी का काम क्या क्या है, ठीक है। तो अभी ये एक फर्स्ट स्टेप था। अब जुडिशरी के बाद हम जानेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्ट, जो हमारे इंडिया का सबसे बड़ा कोर्ट है, जिसको हम क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है? दिल्ली में। अब सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनको ही हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं। देखो, हर एक स्टेट का अपना एक हाई कोर्ट होता है, वो स्टेट का हाईएस्ट कोर्ट होता है। और पूरी कंट्री का हाईएस्ट कोर्ट कौन सा होता है? सुप्रीम कोर्ट होता है, ठीक है। तो हर एक स्टेट का अपना हाई कोर्ट और पूरी कंट्री का एक हाईएस्ट कोर्ट, और उसका नाम क्या है? सुप्रीम कोर्ट। इस सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जज होता है उसी को हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं। और हर एक हाई कोर्ट में भी एक चीफ जज होता है, तो उसको हम उस स्टेट का चीफ जस्टिस कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कोई है तो हम उनको बोलेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट, ठीक। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जज होगा उसको हम बोलेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चलो, अब कुछ प्रोविजंस हैं जो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, आर्टिकल में जो प्रोविजंस है हम उसके बारे में बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, क्योंकि आर्टिकल आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। अभी देखो, सुप्रीम कोर्ट का ये मामला अभी नया है, रिसेंट है, तो आप अभी आपके जो एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें करंट अफेयर्स में सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। और बेसिकली जो आपके एग्जाम है उसमें आर्टिकल्स बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट अभी रिसेंट न्यूज में है तो हमें सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अगर डायरेक्ट आर्टिकल से क्वेश्चन आया तो आप आराम से कर लें। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 129 की। आर्टिकल 129 कहता है कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स। ये आर्टिकल्स आपको याद होने चाहिए। आप 1 से 2 बार अगर इन आर्टिकल्स को पढ़ेंगे तो आपको ये आर्टिकल याद हो जाएंगे। आर्टिकल 131। आर्टिकल 131 क्या कहता है? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन टू एड्रेस द इंटरगवर्नमेंटल डिस्प्यूट। अब इंटरगवर्नमेंटल डिस्प्यूट क्या है? देखो, 2 स्टेट है, 2 स्टेट में कुछ
कंटेम्प्ट हो गया या कुछ उनके बीच कुछ चीजें चल रही हैं, लड़ाई झगड़ा कुछ भी चल रहा हो, तो दोनों स्टेट के हाई कोर्ट नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या करेगा, इनके बीच जो भी कंटेंट चल रहा है, जो भी डिस्प्यूट है, उसको रिजॉल्व करेगा। तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का राइट किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। किस केस में? इंटर गवर्नमेंटल डिस्प्यूट के केस में। इंटर गवर्नमेंटल डिस्प्यूट का मतलब ये है कि दो अलग अलग स्टेट्स के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है तो उनको रिजॉल्व कौन करेगा, उस पर जुरिस्डिक्शन कौन देगा? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, अगला देखो, आर्टिकल नंबर 132 से लेके 134, इसमें आपका है एपिलेट जुरिस्डिक्शन। एपिलेट जुरिस्डिक्शन क्या होता है? आप किसी स्टेट में हो और उस स्टेट के हाई कोर्ट ने आपको कुछ फैसला सुनाया, या किसी भी XYZ पर्सन को कुछ फैसला सुनाया और वो फैसला उसको पसंद नहीं आया। ठीक है, तो ये क्या कर सकता है? अपील कर सकता है। किस में अपील करने जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में। तो अगर आपको आप हाई कोर्ट के फैसले से, हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से खुश नहीं हो, तो आप अपील कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। इसी को हम कहते हैं एपिलेट जुरिस्डिक्शन। और ये आपके आर्टिकल नंबर 132 से 134 तक में मेंशन है आपके एपिलेट जुरिस्डिक्शन के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट इज आर्टिकल नंबर 143। आर्टिकल नंबर 143 क्या कहता है? एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। यानी जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है या जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो एडवाइस कर सकते हैं किसको? आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। ये आता है आपका एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के अंदर। नेक्स्ट इज आर्टिकल नंबर 32। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस आर्टिकल को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल नंबर 32 आप में से बहुत लोगों को पता भी होगा, ये क्या है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का क्या मतलब है? सेम जो अभी हम ड्यूटीज ऑफ जुरिस्डिक्शन में देख रहे थे कि अगर हमारी राइट्स किसी भी तरीके से वायलेट हो रही है, मान लेते हैं किसी गवर्नमेंट ने या हमारी पार्लियामेंट ने कोई लॉ पास किया, वो लॉ किसी पर्सन के, किसी व्यक्ति के किसी राइट को वायलेट कर रही है, तो ये क्या कर सकता है? क्योंकि इसके राइट का वायलेशन हो रहा है, तो ये जो XYZ जो भी व्यक्ति है, ये सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकता है और कह सकता है कि मेरा ये राइट वायलेट हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो वापस से उसके राइट को रीइंफोर्स कराएगी। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें काफी सारी डिटेल्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए एज अ सिटीजन। ठीक है, तो अभी तक हमने देखी क्या चीजें? ड्यूटीज ऑफ जुडिशरी, कि जुडिशरी क्यों है हमारी कंट्री में, उसके काम क्या है, जुडिशरी के काम। अगला हमने क्या देखा कि सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल प्रोविजंस जो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। अच्छा, प्रोविजंस तो हमने देख लिए, अब हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ थोड़ी बहुत चीजें जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट का क्या काम है? सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है, इससे हम क्या समझते हैं? देखो, कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा भारत का संविधान, ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। इसको लिविंग डॉक्यूमेंट कहते हैं। लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों कहते हैं? डॉक्यूमेंट तो नॉन लिविंग थिंग हुई, बट देखो, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन फोर्स हुआ 1950 में, बना कब? 1949 26 नवंबर, और इनफोर्स हमने किया है 26 जनवरी 1950 में। तो 1950 से अभी हम 2024 में हैं, 2024 भी खत्म होने को है, 2025 आने वाला है। तो इतने लंबे टाइम ड्यूरेशन में बहुत सारी चेंजेस आए, बहुत ज्यादा चेंजेस आए इंडिया में भी, बहुत ज्यादा सोसाइटी में, ओवरऑल सोसाइटी में बहुत ज्यादा बदलाव आया। हम टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस हुए हैं, बहुत कल्चरल भी चीजें चेंजेस आए। तो क्या उसी समय 1950
का जो लॉ है कुछ, वो अभी भी एप्लीकेबल होगा क्या? नहीं। इसीलिए इस लॉ को इंटरप्रेट करना पड़ता है। और ये मतलब अगर कुछ लॉ है तो उसकी मीनिंग अभी प्रेजेंट सिनेरियो में क्या होगी, ये कौन बताएगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को क्या कहते हैं? सुप्रीम इंटरप्रिटेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई कोई बात अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो आप किससे पूछोगे? सुप्रीम कोर्ट से पूछोगे। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया कोई टर्म पे कोई डिस्प्यूट है तो ये डिस्प्यूट का रिजोल्यूशन कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। या फिर उस लॉ को अभी प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से इंटरप्रेट कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट इज द सुप्रीम इंटरप्रिटेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। और क्या काम है सुप्रीम कोर्ट के? तो सुप्रीम कोर्ट इज गार्जियन एंड प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट। यानी जो हमें फंडामेंटल राइट मिला है उसका गार्जियन और प्रोटेक्टर कौन है? सुप्रीम कोर्ट। ये भी हमने जुडिशरी की ड्यूटीज में भी पढ़ा कि जुडिशरी जो है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करती। ठीक है। अच्छा, जो आपका सुप्रीम कोर्ट है ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड से क्या मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में कोई केस चल रहा है और उस केस का कुछ जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि दिस इज द जजमेंट। अब कहीं और किसी हाई कोर्ट में या किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई और केस आया तो यहाँ का जो जज है या यहाँ का जो लॉयर है वो सुप्रीम कोर्ट वाले केस के जजमेंट से मदद ले सकता है और जो जज है आपके हाई कोर्ट का या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अकॉर्डिंग अपना जजमेंट भी दे सकता है। इसीलिए इसको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी कहते हैं। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ये भी इंश्योर करता है कि हमारी जो कंट्री है उसमें लॉ की यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट काम है किसके? सुप्रीम कोर्ट के। तो हमने देख लिया प्रोविजंस भी, जुडिशरी का ड्यूटी भी देख लिया और फिर सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ हमने बेसिक जानकारियां भी कलेक्ट कर ली। तो अभी तक हमने सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी के बारे में देखा। ये आपका स्टैटिक पोर्शन था, पूरा स्टैटिक पोर्शन था। ये आपको किसी भी बुक में कहीं भी मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे रिसेंटली क्या हो रहा है। तो रिसेंटली जस्टिस संजीव खन्ना सीजेआई बने, तो उनके सामने क्या चैलेंजेस हैं। अब हम आगे अपने करंट अफेयर्स की तरफ, अब हम रीसेंट ट्रेंड्स की बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज क्या है? कॉलेजियम सिस्टम। तो सबसे पहला जो हम कहेंगे मेन काम होना चाहिए कॉलेजियम का कि कॉलेजियम सिस्टम एड्रेस करे, कॉलेजियम सिस्टम शुड एड्रेस, कॉलेजियम सिस्टम शुड एड्रेस क्या? मेरिट, कॉम्पिटेंस एंड ट्रांसपेरेंसी। उसके पहले मैं आपको बता देती हूँ कॉलेजियम है क्या। तो देखो, कॉलेजियम एक बेंच है या एक आप कह सकते ग्रुप है या कमिटी है। इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सीनियर जजेस होते हैं। ठीक है। अब ये जो 4 अदर जजेस और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ये मिल करके किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जज या अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर सुप्रीम कोर्ट के अदर जजेस और हाई कोर्ट के अदर जजेस के लिए नाम रिकमेंड करते हैं। तो नाम का रिकमेंडेशन कौन करता है? कॉलेजियम करता है। तो कॉलेजियम के अभी ये सारी चीजें सामने आ रही हैं कि कॉलेजियम को किसी भी जज को रिकमेंड करने से पहले, किसी भी जज का नाम रिकमेंड करने से पहले उस जज की मेरिट, कॉम्पिटेंस और ट्रांसपेरेंसी का पूरा ध्यान रखना चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है वो अभी हम धीरे धीरे डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले ये बात करेंगे हम आर्टिकल नंबर 142 की। आर्टिकल नंबर 142 क्लॉज 2। आर्टिकल नंबर 142 क्लॉज 2 कहता है कि जो हमारे प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया,
प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं किसको? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। प्रेसिडेंट अपॉइंट्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अच्छा, लेकिन एक चीज यहाँ पे ये थी कि कंसल्टेशन देगा, और कंसल्टेशन कौन देगा? तो कंसल्टेशन कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस कंसल्टेशन देंगे, और उसी के बेस पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक नया सीजेआई अपॉइंट करेंगे। ठीक है। अदर जजेस के लिए, अदर सुप्रीम कोर्ट जजेस के लिए क्या क्लॉज था, क्या रूल था, सॉरी, कि प्रेसिडेंट जो है वो प्रायर रिकमेंडेशन लेगा। प्रेसिडेंट को प्रायर रिकमेंडेशन कौन देगा? या कंसल्टेशन हम बोलेंगे, कंसल्टेशन ज्यादा सही वर्ड है। प्रेसिडेंट प्रायर कंसल्टेशन देगा सीजेआई। तो सीजेआई के कंसल्टेशन पे प्रेसिडेंट जो है दूसरे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करेंगे। तो ये बात हुई आर्टिकल नंबर 142 क्लॉज 2 की। अब हम बात करते हैं कि ये जो कॉलेजियम का सिस्टम है वो शुरू कैसे हुआ और किस तरीके से यहाँ पे डिस्प्यूट बढ़े। तो सबसे पहले बात करेंगे हम 1973 में। 1973 में जस्टिस एएन रॉय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए, और एएन रॉय से पहले 3 सीनियर जजेस थे, जस्टिस चिराग, जस्टिस हेगड़े और जस्टिस ग्रोवर। तो इन तीनों सीनियर जजेस को, जो जस्टिस एएन रॉय से सीनियर थे, इनको सुपरसीड करके सीजेआई किसको बना दिया गया? जस्टिस एएन रॉय को बना दिया गया। तो जो कि काफी कंटेंशियस था। लोगों को लगा कि ऐसे कैसे, इनके ऊपर 3 और जजेस हैं जो सीनियर हैं, तो उनको बनना चाहिए। लेकिन उन तीनों को सुपरसीड करके जस्टिस एएन रॉय सीजेआई बन गए। ठीक है। अब 73 के बाद 76 में क्या होता है? जस्टिस बेग सीजेआई बन जाते हैं, और इनसे सीनियर भी जज मौजूद थे। वो कौन है? जस्टिस एचआर खन्ना। एचआर खन्ना को सुपरसीड करके जस्टिस बेग सीजेआई बन जाते हैं। तो ये जो आपके जस्टिस एचआर खन्ना है, उन्हीं के रिलेटिव है संजीव खन्ना, जो अभी प्रेजेंट सीजेआई है। तो जस्टिस बेग बन गए। तो इन दोनों में ये बात सामने आई कि जब सीनियर मोस्ट जजेस थे, तो फिर क्यों इन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया? इसी वजह से पहला केस होता है जिसको हम कहते हैं एसपी गुप्ता केस। एसपी गुप्ता केस, और ये केस आपका आता है 1981 में। इसको आप फर्स्ट जज केस के नाम से भी जानते हैं, फर्स्ट जज केस। तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो वर्ड कंसल्टेशन, यहाँ पे आपने देखा कि प्रेसिडेंट अपॉइंट सीजेआई ऑन कंसल्टेशन ऑफ अदर जजेस। तो इस कंसल्टेशन जो वर्ड था, इसको सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया, मतलब इसको डिफाइन किया कि कंसल्टेशन क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नो प्राइमेसी ऑफ ओपिनियन ऑफ सीजेआई, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आर्टिकल 124(2). चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर अपना ओपिनियन प्राइम मिनिस्टर को दे रहे हैं कि आप इस जज को अपॉइंट करिए, तो उनके जो ओपिनियन है उसकी कोई प्राइमेसी नहीं है, मतलब उसको आप ऊपर नहीं रखेंगे, दैट इज जस्ट एन ओपिनियन। और सीजेआई का रोल क्या है? केवल कंसल्टेटिव है। जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव यानी प्रेसिडेंट, तो जो एग्जीक्यूटिव है उसका ही डिसीजन फाइनल होगा। एग्जीक्यूटिव will take final decision। तो यहाँ पे तो बात ये आ गई कि अभी तक हमने तीनों के पावर्स को सेपरेट करके रखा था, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। लेकिन जैसे ही आपने एग्जीक्यूटिव को पावर दे दी कि जुडिशरी यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करने में आपका ही फाइनल टेक होगा, आपका ही फाइनल डिसीजन होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? एग्जीक्यूटिव के पास पावर आ गई जुडिशरी के अंदर भी, क्योंकि वो अपना, देखो फेवरेटिज्म का कॉन्सेप्ट हर जगह चलता है, वो किसी अपने फेवरेट या कोई ऐसे जज को अपॉइंट करेगा जिससे इनका कुछ ना कुछ
फायदा हो, इनका कुछ ना कुछ बेनिफिट हो किसी तरीके से। तो यहाँ पे ये इंटेग्रिटी, सुप्रीम कोर्ट की इंटेग्रिटी में इन्होंने यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज किया। तो ये था हमारा फर्स्ट जज केस। अब इसी फर्स्ट जज केस को चैलेंज किया गया दूसरे केस में, जिसका नाम था सुभाष शर्मा केस। सुभाष शर्मा केस कब हुआ? 1991 में। इसको आप सेकंड जज केस भी कहते हैं। इसने फर्स्ट जज केस के जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था उसको चैलेंज किया। तो देखो, ये जो है आपका 1993 एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सेकंड जज केस, इस नाम से भी जाना जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे जो फर्स्ट जज केस था उसकी जो रूलिंग थी, उसका जो भी जजमेंट था उसको ओवर रूल कर दिया और उसको कहा कि वो जो, मैं लिख देती हूँ, इसने ओवर रूल किया फर्स्ट जज केस को और बोला इसको कि ये पर इनक्यूरियम है। पर इनक्यूरियम का क्या मतलब होता है? पर इनक्यूरियम का मतलब केयरलेसली डिसीजन लिया गया था, केयरलेस विथ लेस केयर सॉरी। तो ये पर इनक्यूरियम है। तो इसको ओवररूल कर दिया गया। फर्स्ट वाले जजमेंट को ओवररूल करने के बाद आगे क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की इंटेग्रिटी या जुडिशरी की इंटेग्रिटी और इंडिपेंडेंस को, इंटेग्रिटी एंड इंडिपेंडेंस मेंटेन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे आप बहुत ज्यादा छूट एग्जीक्यूटिव को नहीं दे सकते, ठीक है। थर्ड बात इन्होंने बोली कि एग्जीक्यूटिव के पास अब प्राइमेसी नहीं होगी। एग्जीक्यूटिव डज नॉट एंजॉय प्राइमेसी। अब एग्जीक्यूटिव के पास प्राइमेसी नहीं है या एब्सोल्यूट डिस्क्रेशन नहीं है। आपने देखा था फर्स्ट जज केस में क्या हुआ था कि एग्जीक्यूटिव को बोल दिया गया था कि जो भी आपका फाइनल कॉल है आप वो लीजिए अपने डिस्कशन पे, सीजीआई की बात मानना नहीं मानना आपके ऊपर। लेकिन यहाँ पे एग्जीक्यूटिव से ये पावर छीन ली गई, उनको बोला गया कि नहीं, आप एब्सोल्यूट डिस्क्रेशन एंजॉय नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या बोली गई कि प्राइमेसी ऑफ ओपिनियन ऑफ सीजेआई, यानी अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपना कुछ ओपिनियन दे रहे हैं तो उनके ओपिनियन को माना जाएगा, उनके ओपिनियन की प्राइमेसी रहेगी। यहाँ पे देखो, इनसे प्राइमेसी हटा ली गई थी लेकिन यहाँ पे वापस से प्राइमेसी दे दी गई और बोला गया कि सीजीआई की जो एडवाइस है वो बाइंडिंग होगी एग्जीक्यूटिव के ऊपर। यानी अगर सीजीआई ने एडवाइस दी तो ये एडवाइस बाइंडिंग होगी, एग्जीक्यूटिव को मानना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि सारी पावर सीजीआई को दे दी गई? नहीं, सीजीआई के पास भी एब्सोल्यूट डिस्क्रेशन नहीं था। तो फिर डिस्क्रेशन था किसके पास? जब किसी के पास एब्सोल्यूट डिस्क्रेशन नहीं है तो यहीं पे रोल प्ले आता है किसका? कॉलेजियम सिस्टम का। इसी केस में सजेस्ट किया गया था कॉलेजियम को। यहाँ पे बोला गया कि एक कॉलेजियम बनाया जाएगा जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए। इस कॉलेजियम में एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और 4 अदर सीनियर मोस्ट जज होंगे और यही 5 लोग मिल करके डिसाइड करेंगे कि अगला जज सुप्रीम कोर्ट में कोई भी जज या अगला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बनेगा। और इसमें ना तो एब्सोल्यूट डिस्क्रेशन एग्जीक्यूटिव के पास है, ना तो एब्सोल्यूट डिस्क्रेशन सीजीआई के पास है, बल्कि कॉलेजियम मिल करके सजेस्ट करेगी, ठीक है। अब कॉलेजियम का जो भी कॉलेजियम के जो भी सजेस्टेड नाम होंगे वो जाएंगे प्रेसिडेंट के पास और प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा जजेस को।
तो यहीं पे बोला गया कि जो कॉलेजियम है, कॉलेजियम को जजेस के मेरिट पे और कॉम्पिटेंस पे ध्यान देना चाहिए, और साथ ही साथ इनको ट्रांसपेरेंसी भी रखनी चाहिए किस चीज में, जजेस के नाम के सजेशन में, कि अगर आप किसी जज के नाम को सजेस्ट कर रहे हैं टू मेक हिम सुप्रीम कोर्ट का जज या हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, तो आपको बताना पड़ेगा, आपको वो ट्रांसपेरेंट रखना पड़ेगा कि व्हाट आर योर रीजंस। और जो सुप्रीम कोर्ट के जज को या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को आप अपॉइंट करने जा रहे हो, जिसका नाम आप सजेस्ट कर रहे हो, वो उनकी मेरिट क्या है और साथ ही साथ वो कॉम्पिटेंट है भी या नहीं। तो वो ये था आज सेंट क्या चीजें चल रही थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेके, कॉलेजियम सिस्टम को लेके, और उसके अलावा हमने काफी सारे इंपॉर्टेंट चीजें भी देखी, जो स्टैटिक फैक्ट्स थे हमने उनको भी पढ़ा। तो अभी आज का लेक्चर हमारा इतना ही, पर अगर आप चाहते हैं कि सजेशंस भी होने चाहिए कि हम कॉलेजियम को क्या सजेशंस दे सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगी। क्योंकि अगर आप कोई एग्जाम लिख रहे हो जिस पर डिस्क्रिप्टिव पेपर आता है, तो उसमें आपको सजेशंस भी लिखने होते हैं। तो अगर आप चाहो तो सजेशंस के लिए मुझे कमेंट करना, मैं आपके लिए सजेशंस का एक डेडिकेटेड लेक्चर बना दूंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।